चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के यूट्यूब की क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तिता। जैसा कि सभी को पता है कि हम अपने सिलेबस का जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। आज हमने इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हमको पढ़नी, यानी जो टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं उन सबके बारे में चर्चा कर ली हमने कि कौन कौन से टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। तो पहले तो बताओ को रसायन विज्ञान सभी को पता है कि आज के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है पीरियोडिक टेबल रसायन विज्ञान के लिए। ठीक है, तो जिससे इस पीरियोडिक टेबल से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, खोजकर्ता हैं, उनको भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। लगातार वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, वो भी अपने पीरियोडिक टेबल से बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये पीरियोडिक टेबल कहें तो आवर्त सारणी जो दी गई है, ये हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो इस पृथ्वी के कहें तो पृथ्वी के हर एक चीज के बारे में, हर एक रहस्य के बारे में जानना चाहता है। उन सभी के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि हमको क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो इस चैप्टर में हमको पूरा कहें तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़नी है, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल का विस्तार हुआ, तब जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस प्रकार हमको प्राप्त हुई। फिर हमको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी दी गई है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं और कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं, उन एलिमेंट्स के जो कहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको पढ़ना है। फिर हमको इसमें पढ़ना है कि हम उन प्रॉपर्टीज, यानी जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स दिए गए हैं किसी एक ग्रुप या किसी एक आवर्त में, जो प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आती है, या कहें तो जो प्रॉपर्टीज में आवृत्ति होती है, कहें तो उस प्रॉपर्टीज की, यानी सब प्रॉपर्टीज की उन एलिमेंट्स की आवृत्ति होती है या प्रवृत्ति होती है, बोल सकते हैं, वो किस प्रकार से होती है। यानी ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, किसके, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि हमारा होगा व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। मतलब कि अब बात आई कि हमको क्यों सारणी की आवश्यकता पड़ी, उन जो तत्व हमको प्राप्त हुए उनको एक सारणीबद्ध रूप में करने की आवश्यकता क्या पड़ी, यानी क्या जरूरत पड़ी कि हम उसको एक टेबल में करें। तो बात करें तो क्या है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, यानी तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो बात करें, हर क्षेत्र में आपको वर्गीकरण देखने को मिलेगा, किसी भी क्षेत्र में हो आप वर्गीकरण देख सकते हैं। मान लीजिए हम कोई घर ले, तो हमको घर में क्या आवश्यकता पड़ती है कि अलग अलग कमरे बनाए जाएं, उसी को तो वर्गीकरण बोलते हैं कि यहाँ एक घर वैसे तो बना दिया जाता है, एक साथ छत लाद दिया जाए, उसी में सब कुछ हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों हमको आवश्यकता होती है कि एक तरफ किचन बनाया जाए, एक तरफ बेडरूम बनाया जाए, डाइनिंग रूम बनाया जाए, सब चीज आवश्यकता होती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ढेर सारी सुविधाएं एक साथ कहें तो ढेर सारी सुविधाएं जब एक साथ हो जाती हैं तो बहुत अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो उसी तरीके से एक कमरे में अगर सब कुछ किया जाए तो ऐसा से बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट सब कुछ करते हैं, जो अपना रूम लेके बाहर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, लेकिन घर में फिर बात वही आती है कि अलग अलग कमरे बना दिए जाते हैं हर चीज के लिए। ठीक उसी प्रकार से, और वो कमरे स्पेशली होते हैं क्या, किचन बनाया गया तो स्पेशली उसमें सिर्फ खाना बनेगा, उसमें आप सो नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, बेडरूम बनाया गया तो वो स्पेशली आपको सोने के लिए है, वहां पे आप खाना नहीं खा सकते। ठीक इसी तरह से जो ये पीरियोडिक टेबल थी, यानी जो एलिमेंट्स तत्व प्राप्त हुए उनका भी क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख के, जो एलिमेंट्स मिल रहे थे उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए उनका क्लासिफिकेशन किया गया। उन महत्वपूर्ण बातें में बात करें तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं भाई, किसी को क्लासिफाई किस आधार पर किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज के रूप में। ठीक है, कि उसकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार की हैं, उस रूप में क्लासिफाई हम कर सकते हैं, या उनके एटॉमिक वेट के आधार पे, उनके एटॉमिक नंबर के आधार पे। ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन जो पहले की बात करें तो पहले तो बहुत ही कम, इस समय तो हमको करीब 114 तत्व पता है कि हाँ 114 तत्व एलिमेंट पाए जाते हैं नेचर में। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल, यानी शुरू में पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई थी कि हाँ पीरियोडिक टेबल दी जाए, तब शुरू में बात करें तो करीब 18 के दौरान, मतलब 1800 शताब्दी के दौरान हमको लगभग 31 एलिमेंट के बारे में पता था सिर्फ, कहें तो सिर्फ 31 तत्व के बारे में तब ज्ञात थे। 31 तत्व जब
कहे तो साइंटिस्टों ने सोचा कि अब कुछ व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ पे तो ठीक था कि इन 31 एलिमेंटों को अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुण, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी प्रवृत्ति के कितने प्रकार के कंपाउंड है, कितने प्रकार के यौगिक बना लेते हैं, इनको जान लेना तो आवश्यक था। क्यों? क्योंकि तब ये सिर्फ मात्रा इनकी 31 थी, यानी 31। भाई कम संख्या होगी तो हम एक एक को लेके अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आए कि इससे ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएं, तब हम क्या करेंगे? तब तो अलग अलग तत्वों के बारे में अगर हम ज्ञात करने बैठे अलग अलग तत्वों की प्रॉपर्टीज के बारे में, तब तो कई जिंदगियां बीत जाएंगी। लेकिन उन तत्वों के अलग अलग प्रॉपर्टीज, उन तत्वों के इतने सारे कंपाउंड जो भी वो बनाते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर पाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इतने से शुरुआत हुई, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल देने की बात आई, यानी करीब 1865 के आसपास, 1865 के आसपास, तब हमको जो तत्व ज्ञात थे वो थे 63 एलिमेंट, यानी 63 एलिमेंट। जब बात आगे बढ़ी धीरे धीरे कि अब कुछ व्यवस्था की जाए, तब ये 1865 में 63 एलिमेंट लगभग ज्ञात हैं। और मॉडर्न टाइम में हमको कितना पता है? प्रेजेंट टाइम में हमको पता है करीब 114 तत्वों, 114 तत्व हमको प्रेजेंट टाइम में पता है ना। यानी 114 तत्व के बारे में हम अपने पीरियोडिक टेबल में अध्ययन करते हैं। जगह तो उसमें 118 तत्व की बनाई गई है, लेकिन उसमें कुछ तत्व अभी भी अननोन है, कहें तो अभी भी खोजे नहीं गए हैं, या अभी भी हमको कुछ तत्व उनमें से प्राप्त नहीं है। बात में तो 1800 के टाइम में लगभग 31 एलिमेंट थे हमारे पीरियोडिक टेबल में, यानी हमारे ज्ञात में, जो साइंटिस्टों ने, जब तक साइंटिस्टों को सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। भाई तत्व तो पहले से मौजूद थे, अभी भी बहुत से तत्व मौजूद हैं जो हो सकता है साइंटिस्टों को नहीं पता है, यानी वैज्ञानिकों को नहीं पता है, पता भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पता है उनको उन्होंने पीरियोडिक टेबल के, या कहें तो पीरियोडिक टेबल में संदर्भित कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए 1865 में लगभग 63 एलिमेंटों के बारे में पता चला। यहाँ लगभग नेचर में करीब 63 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 114 तत्व हैं हमारे, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि उनको क्लासिफाई करना पड़ा? तो बात वही आई कि जब तक वो 31 एलिमेंट्स थे, तब तक तो उनके बारे में, हर एक के बारे में अध्ययन करना आसान था। लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, भाई 31 एलिमेंट थे, कम थे, तो मान लीजिए किसी ने 10 कंपाउंड बनाया, किसी की प्रॉपर्टीज कुछ निश्चित थी। लेकिन जब 114 तत्व आ गए कहें तो यहाँ से 63 से ही, यहीं से ही काम शुरू हो गया था कि अब कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि तत्वों को एक किसी ग्रुप में रखा जाए, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप में रखा जाए, ताकि इससे हमको इनके अध्ययन में आसानी हो। हम कह सकें कि हाँ, लगभग इस ग्रुप में जो तत्व पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी इस प्रकार की होगी, या उस ग्रुप में जो तत्व पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी इस प्रकार की होगी। कहने का मतलब यही कि जब 1869 के आसपास हमारी पीरियोडिक टेबल हमको दी गई, कहें तो 1869 के आसपास जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उनका विकास 1869 के आसपास हुआ, जो फिर दिया था उन्होंने मेंडलीव ने। ठीक है, क्योंकि मेंडलीव की आवर्तसारणी बहुत ज्यादातर हद, कहें तो ज्यादा हद तक, कहें तो अप्लीकेबल मानी गई। ठीक है, यानी मान्य रहा उनका पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का 1869 में दी। तो बात करें, ये जब इतने तत्व हैं, यानी 63 तत्व, तो बात की गई कि अब कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इनके जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स, यानी सेम प्रॉपर्टीज वाले तत्व हैं, समान गुण जो दर्शाते हैं, कहें तो समान भौतिक गुण, समान रासायनिक गुण, उनको किसी एक क्रम से रखा जाए, किसी एक ग्रुप में रखा जाए। ठीक है, कहें तो एक समूह में रखा जाए, और जो डिफरेंट ग्रुप वाले हैं, यानी डिफरेंट गुण दर्शाते हैं, उनको किसी दूसरे ग्रुप में या दूसरे समूह में रखा जाए। इस प्रकार से ही यह साइंटिस्टों ने, कहें तो पूरा प्रयत्न किया, यानी पूरा प्रयास किया कि इनको एक ग्रुप में बांटा जाए, ताकि इनको अध्ययन में, यानी इनके अध्ययन में आसानी हो, जिससे कि हम इनके कह सके कि उस ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, यानी कोई तत्व उस ग्रुप से है, तो उसकी प्रॉपर्टी, यानी कुछ प्रॉपर्टीज को तो हम डिफाइन कर सकते हैं बिना उसका अध्ययन किए, सिर्फ ये पता करके कि हाँ वो उस ग्रुप का है, उससे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन हो जाता है। ठीक, तो वही कि जब कुछ तत्व उनके बारे में हम जान जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ तत्व के बारे में, यानी कुछ कंपाउंड के बारे में जान जाएंगे कि हाँ कि वो तत्व कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, तो इससे उनके अध्ययन में हमको आसानी होगी। ठीक, तो यही बात थी कि यही वर्गीकरण आवश्यक हो गया कि अब ढेर सारे तत्व पाए गए, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो अलग अलग प्रॉपर्टीज, ढेर सारी प्रॉपर्टीज दिखाने लगे, और ढेर सारी प्रॉपर्टीज को दिखाने के साथ साथ उनके जो कंपाउंड मिले उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा हुई। तो एक एक तत्व कितने कितने कंपाउंड बना रहा था। तो इससे साइंटिस्टों ने कहा कि अब कोई व्यवस्था तो ऐसी बनानी पड़ेगी कि एक
अलग से टेबल बनाई जाए जिसमें इनको अलग रखा जाए, इनको अलग रखा जाए, यानी कि जो सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उनको अलग टेबल में, जो कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उनको अलग टेबल में रखा जाए, यानी अलग ग्रुप में रखा जाए। तो उसी तरीके से आवश्यकता हमको पड़ी कि अब तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक है जब ढेर सारे एलिमेंट हमको प्राप्त हो गए, जिससे कि उनके अध्ययन में हमको आसानी हो। ठीक, तो ये थी हमारी पहला टॉपिक ये था हमारा, यानी क्या, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, मतलब तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो बात यही कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। जब ढेर सारे तत्वों का ज्ञान होता गया धीरे धीरे, तो साइंटिस्टों ने यही कहा कि अब कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, यानी कुछ व्यवस्थित करना पड़ेगा जिससे कि इनके तत्वों के अध्ययन में हमको आसानी हो। तो उसीलिए ये व्यवस्था बनाई। और फिर बात करें तो ये व्यवस्था बनाने के बाद कुछ ऐसा भी तरीका अपनाया गया कि कुछ और पोजीशन छोड़े गए, यानी कह सकते हैं कुछ और व्यवस्था बनाई गई कि और भी तत्व जो है वो इसी क्रम में होते रहे, यानी इसी क्रम में उनको भी व्यवस्थित किया जा सके, जिससे कि उनके गुण सेम हो सके और उनके अध्ययन में भी आसानी हो। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल, यानी पीरियाडिक टेबल की उत्पत्ति किस प्रकार से। अब हम चलेंगे कि किस प्रकार से पुरानी पीरियाडिक टेबल से बदलते बदलते हम अपने मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पे आ पहुंचे हैं, जिसका अध्ययन हमको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, यानी जीन्सेस ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो देखेंगे हम अपना दूसरा टॉपिक, जिसमें हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई किसकी, आवर्त सारणी की, यानी पीरियाडिक टेबल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। कह सकते हैं तो पीरियाडिक टेबल का जीनिसस यानी जीनेसिस किस प्रकार से पीरियाडिक टेबल की उत्पत्ति हुई, कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ पीरियाडिक टेबल। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करें तो टेबल तो वैसे ही बनी जैसे पहले बताया कि क्यों जरूरत किस प्रकार से पड़ी, और तब बात आई कि क्यों बनी, यानी किस प्रकार से ये इसका निर्माण हुआ। तो बात करें तो जब सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान में देखा गया, ठीक है, प्रॉपर्टीज को ध्यान में देखा गया, सभी साइंटिस्ट आए तो उन्होंने जिन साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग प्रयोग किए थे हर एक तत्व को लेके, तो सबने साझा किए अपने बातें कि हाँ ये प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में होगी और ये प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट के पास होगी। तो उसी तरह से ये जो पीरियाडिक टेबल की उत्पत्ति हुई, वो कहे तो उन सभी साइंटिस्टों की जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके ऑब्जर्वेशंस थे, उनसे जो भी बातें निकल के आई, उनको एक क्रम में कहे तो एक सिस्टमेटिक करने से ही हमको ये पीरियाडिक टेबल मिला। तो ठीक है, बात करें तो देखिए क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियाडिक लॉ, मतलब ग्रुप में उनका क्लासिफिकेशन और पीरियाडिक लॉ का डेवलपमेंट, यानी आवर्त नियम का डेवलपमेंट यानी विकास, एंड पीरियाडिक टेबल आर द consequences of systemizing the knowledge gained by a number of scientists through their observations and experiments। वही मैंने बताया कि जो साइंटिस्ट हैं उनके ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, यानी उनकी जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए और उनसे जो निष्कर्ष निकला, उन सभी को एक सिस्टमिक तरीके से यानी सिस्टमेटिक तरीके से उसको जब व्यवस्थित किया गया, उसी के कहें तो उसी का परिणाम ही है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप, उसी का परिणाम ही है तत्वों का किसी ग्रुप में बांटा जाना, यानी तत्वों का वर्गीकरण ग्रुप में, और क्या, डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक लॉ। दूसरी बात की आवर्त नियम का विकास, यानी उन्हीं के कहें तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आवर्त नियम के विकास के बारे में पता चला, एंड पीरियाडिक टेबल, और बाद में बात करें तो पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में भी उन्हीं से पता चला। ठीक है, तो बात यही कि ये जो हमको तत्वों का वर्गीकरण ग्रुप्स में मिलता है, यानी समूह में तत्वों का वर्गीकरण जो प्राप्त होता है, और साथ ही जो हमको पीरियाडिक लॉ यानी जो आवर्त नियम हमको प्राप्त होता है, और उसी के साथ क्या पीरियाडिक टेबल और जो आवर्त सारणी हमको प्राप्त हुई है, वो किसके कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि वो कहें तो परिणाम है, किसका परिणाम है, यानी ये जो तीनों चीजें हमको प्राप्त हुई हैं वो परिणाम है किसका, जो साइंटिस्टों के द्वारा सभी ज्ञान प्राप्त किया गया। देखिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिस्टमाइजिंग द नॉलेज, यानी जो ज्ञान प्राप्त किया गया किसके द्वारा, गेन्ड बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट थ्रू दियर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, उन साइंटिस्टों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए, जो उनका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, ठीक है, उन्हीं के द्वारा, और जो देखा गया उन्हीं के द्वारा ये जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उन्हीं का सिस्टमाइजिंग करने पे, यानी एक व्यवस्थित क्रम में करने से ये परिणाम हमको प्राप्त हुआ, जिसमें हमको प्राप्त हुआ ग्रुप एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, फिर पीरियाडिक लॉ यानी आवर्त नियम, और फिर पीरियाडिक टेबल भी हमको उसी से प्राप्त हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधे यही कि जितने साइंटिस्टों ने अपने अपने जानकारी दी, जो जानकारी साइंटिस्टों ने दी, उन्हीं जानकारी के आधार पे तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिससे कि हमको पीरियाडिक टेबल
पीरियाडिक लॉ और साथ ही उनका तत्वों का क्लासिफिकेशन भी प्राप्त हुआ। कहें तो आवर्त नियम, आवर्त सारणी और तत्वों का वर्गीकरण हमको प्राप्त हुआ। तो बात करें वो साइंटिस्ट थे कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने शुरुआत की अपने प्रॉपर्टीज देने की, यानी अपने एक्सपेरिमेंट्स को साझा करने की। तो बात करें तो सबसे पहले साइंटिस्ट हुए डोबेराइनर, यानी डोबेराइनर के ट्रार्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी त्रिक मॉडल। ट्रार्ड्स इसको बोलते हैं त्रिक। सबसे पहले साइंटिस्ट हुए डोबेराइनर, जिन्होंने या रिलेशन एक कहें तो इन्होंने एक रिलेशन दिया था किसी 3 तत्वों के लिए, कहे तो एक किसी ग्रुप के लिए इन्होंने एक रिलेशन दिया था। अभी हम इनके एक्सपेरिमेंट में जब इनका नियम पढ़ेंगे कि इनका ट्रार्ड्स, इन्होंने ट्रार्ड्स बताया किसको था, उसमें देखेंगे। फिर इनके बाद और साइंटिस्ट आए AFV चार्ट्स करके हैं, और फिर उनके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड्स। इन्होंने ऑक्टेव का नियम दिया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने इसमें बताया था जिस तरीके से संगीत में हम यूज करते हैं ना, सारे गामा पा शा, फिर से 8वां अक्षर सा आ जाता है जो कि पहले से मेल कर रहा है सा से। तो ऐसे इन्होंने बताया था कि जो तत्व होते हैं उनके जो गुण, पहले तत्व का जो गुण होगा ठीक 8वां तत्व जो आएगा वो भी पहले तत्व के जैसा ही गुण रखेगा। तो उसमें हम बात करेंगे किसमें, वो हम पढ़ेंगे जब न्यूलैंड्स को। फिर इनको पढ़ने के बाद तब बात आएगी कि मेंडलीव की, यानी दिमित्र मेंडलीव। तो इनके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेंडलीव के बारे में। और इन्हीं के साथ, मेंडलीव के साथ ही हम पढ़ेंगे लोदर मेयर के बारे में। कहें तो लोदर मेयर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी देने में। बात करें लोदर मेयर ने मेंडलीव से पहले अपनी आवर्त सारणी बना ली थी। कहें तो व्यवस्था इन्होंने एलिमेंट्स के लिए कर ली थी मेंडलीव से पहले, लेकिन परेशानी आ गई उसको पब्लिश करने में। उसको पब्लिश कहें तो दुनिया के सामने नहीं रख पाए लोदर मेयर। इनके रखने से पहले ही मेंडलीव ने अपनी सारणी प्रस्तुत कर दी थी, जो कि लोदर मेयर की, कहें तो लोदर मेयर के जो आवर्त सारणी थी उसी से मेल जोल खाती थी। कहें तो उसी से, कहें तो लोदर मेयर की ही सारणी का मॉडिफाइड रूप था। बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव की सारणी दिखा रही थी वो प्रॉपर्टीज लोदर मेयर दिखा रहे थे, लेकिन मेंडलीव ने कुछ अलग भी दिखाया, कहें तो कुछ हट के भी दिखाया, जो कि कई दिनों तक चलन में रहा। कहें तो कई दिनों तक इनका मॉडल मान रहा। तब मेंडलीव के बाद हम बात करेंगे अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं ट्रार्ड्स के बारे में, जो कि किसका है, डोबेराइनर का। चलिए अपने ट्रार्ड्स के बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए हमको बात करनी है लॉ ऑफ ट्रार्ड्स, यानी कि डोबेराइनर का त्रिक। तो बात करें तो डोबेराइनर, कहें तो 1800 के आसपास डोबेराइनर का नाम आता है। तो डोबेराइनर ने देखा क्या, इन्होंने 1829 के आसपास देखा कि, पहले तो बात करें तो इन्होंने, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स होती है। कहे तो प्रॉपर्टीज की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यानी किस प्रकार से, कहे तो प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मेल खाते हैं, किस प्रकार से प्रॉपर्टीज यानी गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो बात करें तो इन्होंने 1829 के आसपास आके देखा कि कुछ इन्होंने ग्रुप बनाए, कहे तो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जिसमें इन्होंने कुछ कॉमन सी चीज देखी। उसी कॉमन सी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रार्ड्स, यानी कि त्रिक का नियम। उसको ये भी बोल सकते हैं कि डोबेराइनर्स त्रिक, यानी डोबेराइनर का त्रिक। ठीक है, तो वो नियम इन्होंने क्या बताया उसी के बारे में हम इसमें देखेंगे। देखिए पहले तो बात करें, इन्होंने कुछ सेवरल ग्रुप्स लिए जिसमें 3 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, तो उसी में इन्होंने बताया क्या, देखिए, इन ईच ट्रार्ड्स ही नोटिस्ड दैट द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रार्ड्स हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट halfway between the atomic weights of the other two and also properties। बात करें तो इन्होंने बताया कि ये तो थे, ये हमारे थे जर्मन के केमिस्ट, यानी जर्मन रसायनिक थे, जॉन डोबेराइनर। इन्होंने ही इस बात को बताया था कि तीनों जो ये आपको टेबल्स दिख रहे हैं, अभी टेबल्स को समझाता हूँ। देखिए पहले क्या बताया कि इन ईच ट्रार्ड्स, मतलब कि प्रत्येक, यानी सभी त्रिक में, जितने भी त्रिक, ये त्रिक बने हुए ना 3 एलिमेंट, तो यही बताया कि प्रत्येक त्रिक में ही नोटिस्ड दैट, माने उन्होंने नोटिस किया क्या, द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रार्ड्स हैड एन एटॉमिक वेट। मतलब इन तीनों में आप बताया कि ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो एटॉमिक वेट रखता है, यानी परमाणु भार रखता है। कैसा, अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू, मतलब
हाफ है, कहें तो इन दोनों को जोड़ के जो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स यानी यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे पोटेशियम, इनके एटॉमिक वेट को जोड़ के उसी का आधा रखता है। ठीक है, इनके एटॉमिक वेट को जोड़ के उसी का आधा रखता है। देखिए ये बताया कि अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू। यही कि ये जो सभी ट्रार्ट्स में यानी सभी ट्रिक्स में जो बीच वाला एलिमेंट होगा, यानी उन ग्रुप्स के सभी ट्रार्ट्स में जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो जो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट होंगे उसके, यानी ऊपर पहला एलिमेंट जो होगा और जो तीसरा एलिमेंट होगा सभी ट्रार्ट्स का, उनके योग का आधा के लगभग बराबर होगा। कहें तो लगभग आधे के आसपास होगा। ठीक है, वही कि अगर ये दो एलिमेंट हम ले लिथियम और पोटेशियम, तो जो बीच वाला तीसरा Na है यानी सोडियम, इसका जो एटॉमिक वेट यानी ये 23 होगा, ये इन दोनों के योग का आधे के लगभग बराबर होगा। ठीक है, और क्या होता है एंड आल्सो प्रॉपर्टीज, और फिर प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म भी, कहने का मतलब है कि और गुणधर्म भी ठीक इसी तरीके से होगा कि जो ऊपर वाले गुणधर्म दिखाएंगे और जो उसके नीचे वाला गुणधर्म दिखाएगा, जो बीच वाले की बात हम कर रहे हैं वो बीच वाला भी उन्हीं के जैसा गुणधर्म दिखाएगा, कहेंगे उन्हीं का आधे आधे के उन्हीं के बीच में ही गुणधर्म दिखाएगा, ना तो उनसे ऊपर वाले से ज्यादा ऊपर वाले से कम दिखाएगा और ना ही नीचे वाले से ज्यादा दिखाएगा। ये उन्हीं दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच में ही गुणधर्म को अपने प्रदर्शित करेगा, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर कहे तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो या कहे तो भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुणधर्म हो, वो उन्हीं दोनों के बीच में ही दिखाएगा। तो ठीक है, कहने का मतलब है कि इन्होंने 1829 में ये बात नोटिस की थी अपने ट्रार्ट्स में। तीन तीन एलिमेंट्स के इन्होंने ट्रार्ट्स लिए, इसलिए उसको ट्रार्ट्स नाम दिया गया। इन्होंने तीन एलिमेंट्स के ट्रार्ट्स लिए, फिर देखिए तीन, लेकिन ये बात कुछ ही तत्वों तक के लिए सीमित थी। ठीक है, तो ट्रार्ट्स लिए इसी में इन्होंने बताया कि जो पहला वाला तत्व होगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा यानी 23, यहाँ पे 88, यहाँ पे 80, जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वो उसके ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट्स के योग के आधे के लगभग बराबर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा ना अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू, बोल सकते हैं इनके बीच का होगा। ठीक है, तो ये कि उनके बीच के बराबर होगा। और फिर क्या एंड आल्सो प्रॉपर्टीज, और जो गुणधर्म भी होगा उस बीच वाले एलिमेंट का वो भी उन दोनों तत्व के बीच में ही प्रदर्शित करेगा, जो बीच वाला तत्व है। तो देखिए क्या, इसलिए इनके नियम को बोल दिया जाता है क्या, लॉ ऑफ ट्रार्ट्स बोल दिया जाता है, लॉ ऑफ ट्रार्ट्स है। तो ये इन्होंने रिलेशन बताया था, ध्यान दीजिए कि इन्होंने एक संबंध बताया था किसी तीन तत्व को लेके। इन तीन तत्वों को अगर हम ले तो इनका जो रिलेशन होगा, संबंध, वो इस प्रकार से होगा, ना कि इन्होंने नियम बताया यानी पीरियाडिक लॉ इन्होंने नहीं बताया। कह सकते हैं कि इन्होंने आवर्त नियम नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये रिलेशन बताया कि अगर तीन तत्वों का ट्रार्ट्स हम कुछ लेते हैं, सम ट्रार्ट्स लेते हैं, तो उनमें ये रिलेशन होगा, बीच वाले तत्व का रिलेशन इन दोनों के साथ। ठीक है, यही बात इन्होंने बताई। अब देखिए इसको समझिए कैसे। यही था, इन्होंने तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे और तीन यहाँ पे बताया यही कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी इन दोनों 7 और ये, तो जो Na का होगा, ठीक है, मतलब कि सोडियम का जो कहे तो एटॉमिक वेट होगा वो इन दोनों के जोड़ के लगभग आधे के बराबर होगा। तो देखें क्या 23 इसके बराबर है, तो अगर हम 39 और 7 के जोड़ते हैं तो कितना आएगा 46, और इसका आधा करते हैं तो कितना आएगा हमारा 23। कहें तो ये 23 दिखा रहा है, तो कहने का मतलब यही कि जब इनको लिया गया तो जो बीच वाले तत्व का एटॉमिक वेट आया वो उन दोनों तत्वों के योग के लगभग आधे के बराबर आया। इसमें तो पूरा आधा गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब हम 40 और 137 को जोड़ेंगे, देखिए 40 और 137 को हम जोड़ेंगे, 40 और 137 इसको जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा 7 और 4 3 7 और 1 मतलब 177। इसका आधा करेंगे तब देखिए कितना 2 8 16 1 17 2 8 16.5 मतलब 88.5 लगभग। तो कहने का मतलब है कि लगभग इसके बराबर यानी स्ट्रॉन्सियम का जो आ रहा है 88 वो 88.5 के बराबर है ना, बोल सकते हैं। इन्होंने इसलिए यही कहा कि लगभग उसके बराबर होगा, यानी उनके बीच में आ सकता है, उनके बीच में ही आएगा। और प्रॉपर्टीज तो ठीक बताया कि उन्हीं दोनों के बीच की प्रॉपर्टी दिखाएगा। फिर इसमें देखिए क्या ये दोनों 80 भी ठीक आ रहा है, 127 और कितना 35.5, तो ये हो जाएगा 0.5, फिर 7 5 12 2 3 2 5 1 6 और 1 लगभग 162.5। तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 81 मतलब 81.25 इतना आएगा।
तो ये भी 80 यानी 80 के बराबर 81.25 आ रहा है, जो कि 80 के बराबर है। कहने का मतलब यही कि जो भी एटॉमिक वेट होगा वो उसके ऊपर वाले तत्व और नीचे वाले तत्व, कहें तो जो शेष दो तत्व बच रहे हैं उस बीच वाले तत्व का एटॉमिक वेट उन दो शेष तत्वों के योग के आधे के बराबर होगा। यही बताया था इन्होंने, यानी डोबेराइनर ने अपने त्रिक मॉडल में यही बताया, त्रिक नियम में यही बताया था। इन्हीं के इस मॉडल को बोल दिया जाता है लॉ ऑफ ट्राड्स, यानी त्रिक का नियम बोल सकते हैं, इसी को बोल दिया जाता है त्रिक का नियम। त्रिक का नियम बोले या त्रिक नियम बोल सकते हैं। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या था, या फिर सीधे पूछ लिया जाता है कि त्रिक नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ ट्राड्स क्या है। आप कह के बोल सकता है कि डोबेराइनर ट्राड्स क्या है, ठीक है। तो यही बात डोबेराइनर ट्राड्स की रही, ठीक है। तो आप लोग चार्ट इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और बात करें तो ये कुछ ही तत्वों के लिए पॉसिबल है, सभी तत्वों के लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए तो बाद में इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, कहें तो इनको डिमोलिश कर दिया गया, बोले तो मान्यता इनकी रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि कहा गया कि हो सकता है ये संयोगवश मिल रहे हो, क्योंकि अब तो 114 तत्व हमको प्राप्त हैं। तो उस समय कहा गया कि ये किन्हीं कुछ तत्वों के लिए संयोग हो सकते हैं, लेकिन सब तत्वों के लिए ये संभव नहीं है। तो इसीलिए इनके इस नियम को वहीं पे खत्म कर दिया गया, कहे तो एबॉलिश कर दिया गया, कुछ नहीं बचा इनका, ठीक है। तो बात करें अब अगले जो हमारे आएंगे, जिनको हम पढ़ेंगे, जो कि होंगे हमारे ऑक्टेव्स, यानी कहें तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है। तो चलिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव, उनके अष्टक नियम के बारे में पढ़ते हैं हम। तो बात करें न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम ये क्या नियम है। लेकिन बात करें तो इससे पहले भी एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है क्वार्ट्ज। ये इन्होंने भी अपना एक नियम दिया था, इनका जो टेबल था सिलेंड्रिकल टेबल था, ठीक है। इन्होंने दिया था 1862 में, ठीक है। 1862 में इन्होंने भी अपना एक नियम दिया था, कहे तो एक मॉडल दिया था एलिमेंट्स के लिए, उनके क्लासिफिकेशन के लिए, कहे तो उनकी प्रॉपर्टीज में आवर्तिता के लिए। तो उस समय तो जितने एलिमेंट्स ज्ञात थे, यानी जितने तत्वों के बारे में पता था, उन्हीं के लिए दिया था इन्होंने। इनका मॉडल था सिलेंड्रिकल टाइप। इन्होंने सिलेंड्रिकल टाइप मॉडल देख, यानी सिलेंड्रिकल टेबल दे के बताया था कि किस प्रकार से तत्व जो अपना गुणधर्म चेंज करते हैं, किस प्रकार से क्रम से अपने गुणों को चेंज करेंगे। लेकिन इनके मॉडल पे साइंटिस्टों की बहुत ध्यान ये अपना आकर्षित नहीं कर, यानी सभी साइंटिस्टों का ध्यान ये अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए थे, इसलिए इनके मॉडल को कहे तो कोई मान्यता नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि बहुत सटीक नहीं था, ठीक है। तो इनके बाद यहाँ आए हमारे न्यूलैंड्स, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट यानी इंग्लिश रसायनज्ञ थे। देखिए क्या इन्होंने बताया, द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, क्या नाम था इनका, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1885, मतलब इन्होंने 1885 में अपना अष्टक नियम दिया था। तो इन्होंने अपने अष्टक नियम में बताया क्या, इन्होंने अपने अष्टक नियम में यह बताया कि जब हम तत्वों को उनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के क्रम में एक व्यवस्थित करते हैं, तब जाके जो हमको उनके गुणों में जो समानता मिलती है वो किस प्रकार से होती है कि जो पहला तत्व आएगा, यानी कहीं से भी हम शुरू मान लीजिए शुरू से शुरू करते हैं, जो एक एटॉमिक नंबर होगा, वो जो पहला तत्व होगा वो आगे के 7 तत्वों को छोड़ के, यानी जो 8वां तत्व उसके बाद आएगा, उससे कहें तो 7वां तत्व बोल सकते हैं कि पहला तत्व, और उसके बीच में हम जब 7 तत्वों को छोड़े, कहें तो 6 तत्व छोड़े, 7वां तत्व 8वां होता है, ठीक है। तो जो 8वां तत्व आएगा पहले के बाद, यानी पहले से लेके शुरुआत करें 8वें तत्व पे, तो जब हम 8वें तत्व के पास पहुंचेंगे तो जो प्रॉपर्टीज वो 8वां तत्व दिखाएगा, सेम वही प्रॉपर्टीज वो पहला तत्व दिखाएगा। कहने का मतलब इनके गुणों में, यानी तत्वों के गुणों में सिमिलरिटी होगी, जो कि पहला तत्व होगा और जो 8वां तत्व होगा, ठीक है। वही बताया था इन्होंने, पहले तत्व यानी पहला जो क्रम से अगर हम इनके एटॉमिक वेट को रखें, यानी एटॉमिक वेट के आधार पे हम इन तत्वों को अरेंज करें, तो जो पहला तत्व आएगा उसकी प्रॉपर्टी और जो 8वां तत्व आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक। तो देखिए क्या होता है, जान लें अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन 1885 प्रपोज्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या प्रपोज्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब ऑक्टेट का सिद्धांत है, इसको ऑक्टेट बोल देते हैं, अष्टक नियम बोलते हैं, या फिर ऑक्टेट नियम बोल देते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब 1885 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, यानी अष्टक नियम दिया था। क्या बताया इन्होंने अपने अष्टक नियम में, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट, मतलब इन्होंने तत्वों को ऐसा अरेंज किया कि उनके जो परमाणु भार है वो क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में रहे। फिर देखिए क्या, एंड नोटेड, और यह नोटिस किया दैट एवरी एट्थ एलिमेंट, मतलब प्रत्येक आठवां तत्व क्या कर रहा है, हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। कहने का मतलब जो प्रत्येक आठवां तत्व है, जब उनके क्रम को हम परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में उन तत्वों को अरेंज करते हैं, तब यहाँ देखते हैं कि जो आठवां तत्व है, एवरी एलिमेंट, मतलब कि प्रत्येक आठवां तत्व, यानी आठवें तत्व के बाद फिर से एक सेम गिनती करेंगे, तो जो प्रत्येक आठवां तत्व है वो हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो आठवां तत्व है वो सेम प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज की समानता रखता है किसके साथ, जो पहला एलिमेंट है। कहीं से भी हम जैसे पहले मान लीजिए शुरू करते हैं 1 से 8 तक गए, तो जो आठवां तत्व आएगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर, यानी कहे तो एटॉमिक वेट, कहे तो जिसका परमाणु भार 8वें नंबर पे आएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो पहले नंबर वाली प्रॉपर्टीज से मैच करेगी। फिर 8वें के बाद हम फिर से 1 से शुरू करेंगे, फिर जब हम 8वें तक जाएंगे, 8वें एलिमेंट तक, तब उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो फिर से 8वें, यानी फिर से पहले वाले तत्व के प्रॉपर्टीज के बराबर होगी। वही कहने का मतलब कि जो उसकी सिमिलरिटी होगी, कहे तो उनका जो गुण होंगे, चाहे वो केमिकल गुण हो, यानी कहे तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो पहले एलिमेंट की और 8वें एलिमेंट की सेम होगी। यही बताया था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कह सकते हैं इनके इस नियम को संगीत से भी जोड़ा गया। संगीत मतलब जो संगीत की दोनों होती है, क्या, सा रे गा मा पा, फिर सा धा नी सा, यही होता है ना, सा रे गा मा पा सा, यानी सा से शुरुआत हुई, सा रे गा मा पा सा, फिर आठवां तक तो फिर से सा आया। कहने का मतलब यही कि जिस तरीके से उसमें समानता होती है संगीत के पहले और 8वें धुन में, ठीक उसी तरीके से तत्वों में भी अगर उनको उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तत्वों को भी, तब भी ये समानता हमको देखने को मिलेगी, जो कि 8वें तत्व में होगी और पहले तत्व में। यही बताया था इन्होंने। वैसे इनका भी ये तत्व बहुत, कहे तो इनका भी ये नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी अष्टक नियम भी बहुत दिनों तक कहे तो चलन में नहीं रहा है, क्योंकि ये बस ज्यादा नहीं सिर्फ कैल्शियम तक ही जा पाए। कहने का मतलब सिर्फ ये कैल्शियम तक ही ये संभव हुआ, जिसका एटॉमिक वेट होता है 40, यानी सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका ये नियम फॉलो हुआ। कैल्शियम के बाद चेंजिंग फिर से शुरू हो गई, कहे तो फिर से असंगतता आने लगी, ठीक है, रेगुलरिटी खत्म हो गई। जो रेगुलरिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी ये सिर्फ 40 तक ही मिली, 40 के बाद ये रेगुलरिटी खत्म, यानी इरेगुलर हो गए। कहने का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज पहले और 8वें की बोल सकते हैं कि गड़बड़ होने लगी, विपरीत होने लगी, डिफरेंट होने लगी, ठीक है। तो वही कि सिर्फ इनका 40 तक ही, कैल्शियम तक ही ये संभव रहा इनके नियम। फिर बात करें तो इनका नियम भी धीरे धीरे एबोलिश यानी खत्म हो गया, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक संभव था। क्योंकि जब धीरे धीरे एलिमेंट्स आए तो अब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ने लगी, तो और भी नियम्स की आवश्यकता पड़ी। तब बात करें तो इसके बाद आए मेंडलीव। तो मेंडलीव तक पहुंचने से पहले हम इनकी सारणी को देख लेते हैं। इन्होंने अपना टेबल दिया किस प्रकार से था, कौन कौन से एलिमेंट्स के इन्होंने अपने टेबल में जगह दी थी, ठीक है। बात करें, इनको अवार्ड भी मिला, भले इनका मॉडल बहुत दिनों तक चला नहीं, यानी चलन में नहीं रहा, लेकिन फिर भी इनको अवार्ड मिला था लंदन सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। तो कितने में इनको कहे तो इनको अवार्ड मिला, डेवी अवार्ड 1887 में, ठीक है, लंदन सोशल सोसाइटी द्वारा इनको मिला था। तो बात करें तो अब इनका आप चार्ट देख लीजिए किस प्रकार से इनका जो इन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था वो किस प्रकार से तत्वों को अरेंज किया था, ठीक है। तो बात करें तो आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, इनका मतलब इनका टेबल देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपने टेबल में तत्वों को अरेंज किया है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है। तो देखिए एक तरफ एलिमेंट, फिर एटॉमिक वेट, फिर एलिमेंट, फिर एटॉमिक वेट, फिर एलिमेंट। आप सारे यानी टेबल में भी देख सकते हैं कि सिर्फ कैल्शियम तक ही तत्वों को लिखा गया है, यानी एटॉमिक वेट 40 तक। देखिए पहला लिथियम शुरू किया, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर बोलते हैं कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। क्रम से देखिए बना हुआ है। फिर उनके नीचे उनके एटॉमिक वेट लिखे गए हैं 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। फिर जस्ट उसी के नीचे यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर जस्ट नीचे आइए पोटेशियम और कैल्शियम, यानी 40 तक ही ये लिखे गए हैं। तो कहने का मतलब ये जो लिथियम है और सोडियम, यानी लिथियम पहला तत्व हुआ,
फिर गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8वां तत्व फिर से सोडियम हो गया। कहीं से भी आप शुरू कीजिए, अगर आप बी से शुरू करते हैं यानी बोरान से, देखिए बोरान पहला, कार्बन दूसरा, नाइट्रोजन तीसरा, ऑक्सीजन चौथा, फ्लोरीन पांचवा, फिर छठा हुआ सोडियम, फिर सातवां हुआ मैग्नीशियम, फिर आठवां हुआ एल्यूमिनियम। मतलब जो पहला और आठवां तत्व है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, कहें तो सिमिलर गुण दिखाएंगे, उनके गुणधर्म जो होंगे वो लगभग सिमिलर होंगे, यही कहने का मतलब था इनका। आप पूरे टेबल को देख सकते हैं। फिर सोडियम के नीचे लिखा गया पोटेशियम, फिर कैल्शियम, यानी एटॉमिक वेट 40 तक। तो कहें तो इनका मानना यही था कि जो पहला तत्व होगा और जो आठवां तत्व होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। आप देख सकते हैं टेबल में लिथियम की तो इसके साथ है, सोडियम के साथ, फिर सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है पोटेशियम के साथ। ठीक इसी तरीके से बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ, फिर मैग्नीशियम की कैल्शियम के साथ है, फिर बोरान की एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन की सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन की फास्फोरस के साथ, ऑक्सीजन की सल्फर के साथ और अंततः फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ। तो ये बताया था इन्होंने न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम में। ठीक है, तो ये थी इनकी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था ये। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। पहले तो पीरियाडिक लॉ क्या दिया मेंडलीव ने, यानी आवर्त नियम मेंडलीव ने क्या दिया, उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम जानेंगे। तो बात करें मेंडलीव के लिए, तो मेंडलीव आवर्त सारणी जो हमको मिली, इसमें कहीं ना कहीं योगदान था, बोल सकते हैं कि लोदर मेयर का भी, यानी लोदर मेयर ने भी सेम इसी तरीके का पीरियाडिक टेबल दिया था, लेकिन कुछ कमियों के कारण लोदर मेयर का नाम नहीं जा सका। जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का श्रेय जाता है वो मेंडलीव को ही जाता था। यानी कौन थे, लोदर मेयर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, एक जर्मन केमिस्ट थे। कौन, लोदर मेयर। यानी लोदर मेयर और रशियन केमिस्ट दिमित्र मेंडलीव। दिमित्र मेंडलीव मतलब ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साथ में है तो एक साथ ही अपने मॉडल देने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कमी के कारण लोदर मेयर पब्लिश नहीं करा पाए थे और दिमित्र मेंडलीव ने पब्लिश कर लिया था। बात करें तो ये दोनों साइंटिस्ट ने 1869 में बताया कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें, यानी तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तब हम देखेंगे कि कुछ निश्चित समय के बाद इन तत्वों में, कुछ तत्वों के गुणधर्मों में कुछ समानता होती है। कहने का मतलब ये कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखें, जो अभी तक सभी साइंटिस्टों ने रखते आए परमाणु भारों के रूप में ही, तो अगर उस क्रम में रखें तो ऐसा संभव है कि जो प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी होगी, यानी गुणों में समानता होगी, वह मिलेगी हमको कुछ तत्वों में। कहे तो कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज की समानता हमको प्राप्त होगी, ये बताया था दोनों ने मिलके। तो फिर काम भी दोनों ने शुरू किया। इन्होंने लोदर मेयर ने 1868 में अपनी मॉडल, यानी कहे तो अपना मॉडल तैयार कर लिया था, जिसमें इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा था। लेकिन कहे तो एक ग्राफ भी खींच लिया था उनके फिजिकल तत्वों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे मान लेते हैं एटॉमिक वॉल्यूम था, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में इन्होंने एक ग्राफ भी खींच लिया था। लेकिन ये कुछ कमी के कारण अपने मॉडल को दुनिया के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाए। कहने का मतलब बनाया तो इन्होंने, लेकिन वो दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसी कारण से इनका नाम नहीं लिया जाता है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का श्रेय इनके नाम नहीं जाता। ठीक, इन्होंने ये बताया था कि जो चेंजिंग होती है वो कहे तो जो न्यूलैंड्स ने बताया था कि, यानी न्यूलैंड्स ने जो बताया था कि जो चेंजिंग होती है, यानी जो समानता आएगी तत्वों में, वो पहले तत्व और आठवां तत्व, इन्होंने बताया उसी को कि समानता आएगी। लेकिन ये जो क्रम दिया 7वां 8वां न्यूलैंड्स ने दिया था, लेकिन ये नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि कुछ ज्यादा समय, यानी और भी समय लगेगा। जैसे न्यूलैंड्स के अनुसार पहले और 8वें में हो जाती थी ये बात, लेकिन इनके अनुसार पहले और फिर 8वें न होते हुए और भी ज्यादा एलिमेंट्स के बाद ये समानता होगी उनके गुणों में। ठीक है, तो ये लोदर मेयर ने बताया था, लेकिन वही बताया कि कुछ कारण होने की वजह से इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत नहीं कर पाए, यानी ये अपना मॉडल दुनिया के सामने नहीं रख पाए। तो फिर बात करेंगे मेंडलीव की। तो मेंडलीव ने भी बनाया 1869 में, इन्होंने 1868 में ही बना दिया था, लेकिन पब्लिश नहीं किए। फिर दिमित्र मेंडलीव ने 1869 में बनाया और इन्हीं को तभी से श्रेय जाने लगा किसका, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय मेंडलीव को ही जाने लगा। ठीक है, तो बात करें इन्होंने क्या दिया था, तो ये पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पीरियाडिक लॉ दिया। अभी तक किसी ने पीरियाडिक लॉ नहीं दिया था। अभी तक जो रिलेशन के बारे में डोबेराइनर ने सिर्फ रिलेशन बताया था उनके एटॉमिक वेट्स का, कि पहला तत्व और दूसरा तत्व का जो एटॉमिक वेट होगा
वो जो बीच वाले तत्व का एटॉमिक वेट होगा उसके, यानी बीच वाले तत्व का एटॉमिक वेट पहले और तीसरे तत्व के एटॉमिक वेट के आधे के लगभग बराबर होगा। ये बताया था कहे तो डोबेराइनर ने ट्रिक में अपने, लेकिन मेंडलीव ने बताया कि अब आवर्त नियम दिया कि किस प्रकार से हम आवर्त नियम को रख सकते हैं, यानी तत्वों को किस प्रकार किस नियम के अनुसार हम रख सकते हैं। तो देखिए क्या था, रशियन केमिस्ट दिमित्र मेंडलीव इन 1869 पब्लिश द पीरियोडिक लॉ फर्स्ट टाइम। मतलब आवर्त नियम को फर्स्ट टाइम में प्रस्तुत किया गया। क्या आवर्त नियम, आवर्त नियम पहली बार दुनिया के सामने रखा गया, पब्लिश किया गया, पहली बार दुनिया के सामने रखा गया। वो क्या था आवर्त नियम, देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब तत्वों के गुण, कहे तो तत्वों के गुणधर्म, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स, मतलब पीरियोडिक फंक्शन, कहे तो आवर्ती फलन, फंक्शन मतलब फलन होता है और पीरियोडिक मतलब आवर्ती। तो कहने का मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स। कहने का मतलब ये कि जो तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु भारों का आवर्ती फलन होता है। इन्होंने यही बताया कि जो तत्व जो अपने पास गुणधर्म रखते हैं, जो तत्वों के गुण होते हैं, वो उन तत्वों के जो परमाणु भार होता है उसका कहे तो आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही कि जो तत्वों का सीधे बोले तो तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बताया था इन्होंने, मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स। ये किसने दिया, मेंडलीव ने। तो इसी के आधार पे ही मेंडलीव ने अपनी सारणी दी थी। कहे तो मेंडलीव का आवर्त सारणी भी तो हम क्या पढ़े थे, मेंडलीव का आवर्त नियम यानी पीरियोडिक लॉ। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसमें इन्होंने बात तो बताई थी कि हाँ हम उनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भारों के क्रम पे रखेंगे, परमाणु भारों के आधार पे, लेकिन इन्होंने अपनी सारणी बनाते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान दिया। इन्होंने कोशिश की कि जितने भी तत्व एक ग्रुप में रखे जाएं उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, ना कि उनके जो परमाणु भार हो वो क्रम से हो। इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया कि परमाणु भार एक क्रम में ना हो, ये चलेगा, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी यानी जो गुणधर्म उन तत्वों के होंगे वो सेम होने चाहिए। जिस किसी ग्रुप में हम अगर इस तत्वों को रखें तो उस ग्रुप में जितने भी तत्व हों यानी उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हों उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो कहीं ना कहीं सेम होनी चाहिए। और भी एक बात इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने में ध्यान दी कि जो पीरियोडिक टेबल हम बनाएं उसमें हम तत्वों को रिएक्टिविटी भी देखें, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो तत्व लेके इन्होंने बताया था, मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तत्वों को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ उन तत्वों की क्रिया भी कराई थी। कहने मतलब उन तत्वों की क्रिया कंपाउंड भी बनाए थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, उसके आधार पर भी इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ध्यान दिया। फिर बात करें तो ये बात तो इन्होंने ध्यान में कि उनकी रिएक्टिविटी यानी उनका रिएक्शन किस तरीके का होगा हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, उसको भी ध्यान में रखा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में कि क्या थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या था। तो देखेंगे कि अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल होता क्या है, क्या इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने में कौन कौन सी सावधानियां बरती, कहें तो किन किन बातों का पालन किया। ठीक है, तो देखिए क्या, तो मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज, यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसको इन्होंने पीरियड का यानी आवर्त बोल सकते हैं उसको। देखिए आवर्त का जिनकी संख्या थी 7, आवर्त की संख्या 7 हुई। फिर देखिए क्या, एंड वर्टिकल कॉलम्स, इन वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने ग्रुप बताया, कहा कि ये ग्रुप हैं यानी कि समूह। ठीक है, देखिए क्या, वर्टिकल कॉलम्स, ये वर्टिकल कॉलम्स की संख्या यानी ग्रुप की संख्या हुई 8 और जो पीरियड्स यानी आवर्त की संख्या हुई 7। फिर देखिए क्या, आप है टेबल इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, मतलब एक टेबल में इस प्रकार से अरेंज किया और जिसका ऑर्डर क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि एटॉमिक वेट कहे तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा था। और देखिए क्या, इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। कहने का मतलब कि इस क्रम से उनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को इस तरह से व्यवस्थित किया कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो सेम ग्रुप में आए। कहने का मतलब वो सेम वर्टिकल कॉलम्स में आए। वर्टिकल कॉलम बोल सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम। ठीक है, जो खड़ी हुई रेखाएं में दर्शाई जाती है इस तरीके से उसको वर्टिकल कॉलम यानी उसी को ग्रुप बताया इन्होंने। और कितने हुए ग्रुप की संख्या, ग्रुप की संख्या इन्होंने बताई 8।
और जो इस तरीके के लाइन थे यानी कि आवर्त, उसको आवर्त बताया इन्होंने जिसकी संख्या थी 7। ठीक है, तो बात करें ये बातें बताई थी, इस तरीके से इन्होंने अपना पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी दी थी। और कुछ बातों का इन्होंने ध्यान रखा अपने पीरियाडिक टेबल में की। कहीं तो इन्होंने इस एटॉमिक वेट वाले नियम को यानी जो परमाणु भारों का बढ़ता हुआ क्रम था कुछ तो पालन किया, लेकिन कहीं कहीं पे इन्होंने इसका विरोध भी किया, इसको इग्नोर भी कर दिया। जैसे बात करें जब हम टेलोरियम और आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो टेलोरियम से कम होता है, लेकिन इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में टेलोरियम को पहले रखते हुए आयोडीन को बाद में रखा था। ठीक है, और फिर इन्होंने इस बात का भी ध्यान दिया कि भविष्य में और भी एलिमेंट्स की खोज होगी, यानी भविष्य में और भी एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट लगे रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ खोजने के चक्कर में। और ये भी देखा कि बाद के एलिमेंट्स जो मिले वो इस समय जो बाद के एलिमेंट्स है वो मैन मेड यानी कि साइंटिस्टों द्वारा बनाए गए तत्व हैं, जो लास्ट में मिलते जा रहे हैं वो साइंटिस्टों द्वारा बनाए गए तत्व हैं। तो इन्होंने उसके लिए भी जगह छोड़ी, कहने का मतलब इन्होंने उसके लिए भी स्थान छोड़ दिया कि हाँ जब भविष्य में ये तत्व खोजे जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज किसी सेम ग्रुप से यानी किसी ग्रुप से मेल खाएंगी तो हम उन तत्वों को इस ग्रुप में रख सकते हैं। जैसा कि गैलियम के साथ इन्होंने किया था, जर्मेनियम के साथ किया था। तो इन्होंने क्या किया कि गैलियम के नीचे यानी एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम के लिए जगह छोड़ दी थी, जिसका नाम इन्होंने दिया था एका एल्यूमिनियम। फिर ठीक इसी तरीके से उन्होंने सिलिकॉन के नीचे भी जगह छोड़ दी जर्मेनियम के लिए, जिसका नाम इन्होंने दिया एका सिलिकॉन। ठीक है, तो यही बात थी इनके पीरियोडिक टेबल में। और तो इस सभी पहली बात तो इन्होंने प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा, और उसी के साथ इन्होंने उन तत्वों यानी जो भी तत्व था उनका जो कंपाउंड था यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनता था उसको भी ध्यान में रखते हुए, यानी कहे तो उनके एम्पेरिकल फार्मूला जो कंपाउंड कोई भी तत्व बना रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, उनके एम्पेरिकल फार्मूला कहे तो मूलानुपाती सूत्र को भी ध्यान में रखा। और फिर उन तत्वों की जो प्रॉपर्टीज थी यानी जो कंपाउंड यानी जो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कंपाउंड बना रहे थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उसका भी ध्यान रखते हुए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया है। ठीक है, तो यही बातें थी इनकी पीरियोडिक टेबल को बनाने में कि इन्होंने इन्हीं बातों का ध्यान रखा है। एक बार फिर से बताऊं तो सबसे पहली बात जो मेन बात इन्होंने यानी मेंडलीव ने और लोदरमेयर ने मेन बात बताई थी कि हम तत्वों को अगर इंक्रीजिंग उनके एटॉमिक वेट के यानी उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तब उनके समानता यानी उन तत्वों कुछ तत्वों के गुणधर्मों में समानता मिलने की संभावना है। उस बात का तो ध्यान इन्होंने पूरा रखा। साथ ही इन्होंने ध्यान रखा कि उनकी प्रॉपर्टीज यानी एक निश्चित ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट आए, जहां पे इन्होंने पहले से ध्यान में रख लिया कि ऐसा संभव नहीं है कि जो सेम यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर हम एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखें तत्वों को तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, ये इन्होंने पहले ही भांप लिया था कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इन्होंने कहीं कहीं पे उस एटॉमिक वेट वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर भी कर दिया। जैसे उसके लिए एग्जांपल हमने लिया आयोडीन और टेलोरियम। इन्होंने टेलोरियम को पहले रखा है जबकि आयोडीन को बाद में रखा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, आयोडीन पहले आना चाहिए था और टेलोरियम बाद में जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि टेलोरियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो आयोडीन की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हम इनका चार्ट जब इनका पीरियोडिक टेबल जब दिखाएंगे तब उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही बात बताई थी इन्होंने। और फिर बताया कि जब हम बात करेंगे कि आगे यानी इन्होंने इग्नोर तो कर दिया उनके एटॉमिक वेट के बारे में, यानी अब हर जगह पे हम परमाणु भार को लेकर नहीं चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो सेम प्रॉपर्टीज के तत्व आए वो एक निश्चित ग्रुप में आए। फिर इन्होंने या पहले से ही सोच लिया था कि जो तत्व भाई खोजे जा रहे थे पहले से ही, तो इन्होंने इसके लिए भी अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी कि भविष्य में अगर इस प्रॉपर्टीज के यानी किसी निश्चित प्रॉपर्टीज के तत्व खोजे गए तो उनको हम किस ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, इन्होंने ग्रुपों की संख्या बताई थी 8 और पीरियड की संख्या 7 बताई थी। अब बात करें तो जगह भी छोड़ी, जिसमें इन्होंने हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं गैलियम और जर्मेनियम। गैलियम इन्होंने जगह छोड़ी कहाँ पे, जो कि अब ज्ञात है गैलियम और जर्मेनियम हमको पता है, लेकिन मेंडलीव के समय में यह ज्ञात नहीं था, जिसको इन्होंने जर्मेनियम को एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ी थी, जिसका नाम इन्होंने एका एल्यूमिनियम दिया था। और फिर जर्मेनियम के लिए इन्होंने सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ी थी, जिसको इन्होंने कहे तो नाम दिया था एका सिलिकॉन। ठीक है, तो यही मेन बातें इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने में ध्यान रखी। बहुत ही कहे तो प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही गहन तरीके से इन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा कि हाँ प्रॉपर्टीज ना चेंज होने पाए। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बताई थी। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने उस जो एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम तत्व था, यानी जो इस समय जर्मेनियम और
जर्मेनियम और गैलियम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने पहले से ही बता दिया था। क्या तो प्रिडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी बोल सकते हैं ना। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो तत्व यहाँ पे पाए जाएंगे, यानी एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन जो तत्व होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो किस प्रकार से होंगी। तो हम अब उन प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन्होंने एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के लिए बताई थी। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताई थी और कुछ केमिकल यानी कंपाउंड्स के बारे में कि हाँ की जो तत्व यहाँ पे प्राप्त होंगे उनके कंपाउंड किस प्रकार के होंगे, यानी कौन कौन से कंपाउंड वो प्राप्त यानी बनाएंगे। तो देखिए कौन कौन से कंपाउंड वो बना रहे थे। आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। अब इस समय आप चार्ट को देख सकते हैं कि उसमें बनाया गया ना, एक तरफ प्रॉपर्टी लिखी गई है और दूसरी तरफ लिखा गया है, देखिए एका एल्युमिनियम जो प्रिडिक्टेड है, यानी जो प्रिडिक्ट किया गया था मेंडलीव के द्वारा। फिर देखिए क्या, गैलियम जो फाउंड है, यानी उसी एका एल्युमिनियम को ही अब गैलियम के नाम से जाना जाता है, जो कि अब प्राप्त है। फिर देखिए क्या, एका सिलिकॉन प्रिडिक्टेड, मतलब एका सिलिकॉन वह है जो उन्होंने बताया था मेंडलीव ने। फिर उसके बाद लिखा गया जर्मेनियम, यानी कि फाउंडेड, जो जर्मेनियम वर्तमान समय में हमको प्राप्त है। तो देखिए इनके गुणों में भिन्नता किस प्रकार, यानी गुणों में समानता किस प्रकार से है, यानी किस हद तक मेंडलीव सक्सेस रहे, यानी सक्सेसफुल नहीं, किस हद तक कि हाँ उनके प्रॉपर्टी जो तक तो नहीं मिले उनकी भी प्रॉपर्टीज को बताया इन्होंने। देखिए क्या, पहले तो एटॉमिक वेट, फिर डेंसिटी, फिर बताया मेल्टिंग पॉइंट, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड और क्या फार्मूला ऑफ क्लोराइड, इतनी चीजें इन्होंने पहले बताई। तो बात करें एका एल्युमिनियम की, तो देखिए एटॉमिक वेट इन्होंने पहले ही 68 बताया था, यानी 68, भविष्यवाणी कर दी थी कि 68 होगा। और जो गैलियम पाया गया उस स्थान पे उसका एटॉमिक वेट 70 हुआ। कहे तो लगभग है ना, 2 पॉइंट का फर्क है, 2 अंक का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रेडिक्शन है भाई, निश्चित तो है नहीं, भविष्यवाणी ही की थी। फिर देखिए क्या, ठीक उसी नीचे डेंसिटी देखिए तो 5.9 बताया था इन्होंने और जो एक्चुअल डेंसिटी मिली वो 5.94। ठीक है, फिर क्या लो बताया था, मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने लो बताया। और जो मेल्टिंग पॉइंट भाई जब स्पेशल एलिमेंट ज्ञात नहीं है तो सिर्फ कहा जा सकता है कि लो होगा या हाई होगा, लेकिन जब ज्ञात हुआ तब कितना है 302.93 ये। फिर देखिए क्या है, जो फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का जो फार्मूला बताया वो देखिए सेम बताया ना। ऑक्साइड का फार्मूला इन्होंने बताया था कि E2O3, यही ऑक्साइड बनाएगा कौन, एका एल्युमिनियम। फिर जो गैलियम मिला वो भी बना रहा क्या, Ga2O3, यानी गैलियम ऑक्साइड, सेम वही फार्मूला है। फिर क्या फार्मूला ऑफ क्लोराइड का फार्मूला सेम, ECl3 इन्होंने बनाया था और जो मिला भी वो भी मिला GaCl3। ठीक यही बातें आप एका सिलिकॉन में भी देख सकते हैं। एका सिलिकॉन में देखिए जो प्रिडिक्टेड एटॉमिक वेट था वो कितना था हमारा 72, यानी कि 72, और जो मिला हमको रियली में, यानी रियलिटी जो रही जर्मेनियम की वो 72.6, यानी सिर्फ 0.6%। इधर उधर डिसबैलेंस में संभव होता तो वो भी बता देते। ठीक है, फिर क्या 5.5 इन्होंने डेंसिटी बताई थी, जो डेंसिटी हमको मिली कितना 5.36, यहाँ पे डेंसिटी बताया अनुसार। फिर देखिए क्या कि जो हाई बताया था इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट की, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट मिली भी कितना देखिए 1231 है ना, ढेर सारी है 1231। और कहने का मतलब जो ऑक्साइड का फार्मूला बताया था इन्होंने, देखिए ऑक्साइड का फार्मूला इन्होंने बताया था EO2, और जो वास्तव में ऑक्साइड का फार्मूला मिला भी वो कितना GeO2, कहने मतलब सेम फार्मूला मिला। फिर देखिए क्या, फिर इन्होंने बताया था जो क्लोराइड का फार्मूला ECl4, ठीक उसी तरीके से मिला क्या GeCl4, कहने का मतलब क्लोराइड का भी फार्मूला सेम मिला। तो यही था इनका टेबल। ठीक है, मतलब यही एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के लिए जो इन्होंने अपने टेबल में जगह छोड़ी थी, यानी जर्मेनियम और गैलियम और जर्मेनियम के लिए जो जगह छोड़ी थी वो प्राप्त हुए, यानी वो टेबल है ये कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, जो कि बाद में गैलियम और जर्मेनियम के रूप में पाया गया। ठीक है, तो अब बात करें हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की। मेंडलीव की आवर्त सारणी थी कैसी, तो देखिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी, सबसे पहले बताया तो 1905 में इनकी सारणी ये 1905 में पब्लिश की गई है। तो 1905 में इन्होंने अपनी सारणी दुनिया के सामने प्रस्तुत की कि हाँ देखिए हमारे द्वारा बनाई गई सारणी इस क्रम से है, तो हम इनकी सारणी को दिखाएं। अब आप देखेंगे ये रही मेंडलीव की आवर्त सारणी पूरी। ठीक है, तो जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ सीरीज लिखा गया है, इस सीरीज को ही बोलते हैं आवर्त। ठीक है, फिर देखिए एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, यानी ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, वो ग्रुप्स हैं जिसमें आप ग्रुप्स में देख सकते हैं रोमन गिनती लिखी गई है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो बात करें इन्होंने जीरो ग्रुप के बारे में नहीं बताया था।
मतलब इनर्ट गैस तब ज्ञात नहीं थे, इसलिए इन्होंने इनर्ट गैस के बारे में नहीं बताया था। ये तो इनर्ट गैस बाद में ज्ञात हुए, तब वहां पे 0 लगाया गया, लेकिन इन्होंने जो दिया था वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, मतलब कि सिर्फ 8 ग्रुपों के बारे में इन्होंने बताया था। और देखिए जो खड़ी यानी जो ये क्षैतिज रेखाएं मिल रही है, इस तरीके से जो रेखाएं हैं तो देखिए क्रमशः कोई क्रम नहीं है उनका कब कब खींची गई हैं। सीरियल नंबर में आप देखिए सीरीज में तो 1 2 3 के बाद रेखा खींच दी गई है, फिर देखिए क्या 4 5 के बाद रेखा खींच दी गई, 6 7 के बाद रेखा खींची गई, फिर क्या 8 9 के बाद रेखा खींची गई, 10 11 के बाद रेखा खींची गई, और जो 12 नंबर है वो एक ही रेखा। तो आप गिन सकते हैं कि कितने पीरियड हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे में जो लिखा गया वहां पे कोई सीरियल नहीं, वो उनके कंपाउंड से देख रहे हैं ना, ऑक्साइड कंपाउंड बना हुआ है, और फिर यहाँ पे हाइड्राइड कंपाउंड बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कंपाउंड बनाया गया, फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाया गया, उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें टोटल 8 ग्रुप हैं, 0 को लेकर के 9 हो जा रहे हैं, लेकिन 8 के बारे में इन्होंने बताया था। फिर ये आवर्त हो रहे हैं 7। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया आपको बताओ तो आप गैलियम देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे आप जाइए तो तीसरे ग्रुप में गैलियम लिखा गया है, जिसका एटॉमिक वेट है 70। यहाँ पे इन्होंने जगह खाली की थी, लेकिन अब भाई ज्ञात है गैलियम, तो गैलियम को वहां पे लिखा गया है। फिर उसी के जस्ट आगे जाएंगे, गैलियम के जस्ट आगे जाइए थोड़ा सा, जर्मेनियम अगले पॉइंट में ही जर्मेनियम, जिसके ऊपर है सिलिकॉन। तो जर्मेनियम के लिए भी जगह इन्होंने छोड़ी थी, जिसको इन्होंने एका सिलिकॉन कहा था। ठीक है, तो वो रहा जर्मेनियम, जिसका जो एटॉमिक वेट है 72.3। फिर बात करें तो एक पॉइंट इन्होंने, तो देखेंगे आप ये था एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। अब बात करें तो इन्होंने एक बात और बताई थी, क्या टेलोरियम और आयोडीन को लेके, कि आयोडीन को इन्होंने बाद में रखा था, कब टेलोरियम को पहले रखा था। ऐसा क्या कि यहाँ पे इन्होंने तोड़ा किस नियम को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, कहें तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम के नियम को इन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया था। तो देखिए आप ये टेलोरियम और आयोडीन मिल कहाँ रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज में जाइए आप 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे जाने के बाद आपको छठा ग्रुप और 7वां ग्रुप देख रहे हैं आप, छठे और 7वें ग्रुप में। छठे ग्रुप में है टेलोरियम, जिसका जो एटॉमिक वेट दिखाया गया है वो है 127.6, मतलब कि 127.6। ठीक उसी के जस्ट बगल आप 7वें ग्रुप में देखिए तो वहां पे आयोडीन है, सिंबल आई, जिसका जो एटॉमिक वेट दिखाया गया है 126.9, मतलब 126.9 ये बताया गया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर हम परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखते तत्वों को, तो ये आयोडीन टेलोरियम से पहले आना चाहिए था, और टेलोरियम आयोडीन के स्थान पे कहे तो बाद में आना चाहिए था। तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को तोड़ा था इन्होंने उस नियम को, कि यहाँ परमाणु भारों का बढ़ता क्रम यहाँ पे सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही कि इन्होंने पूर्णतः जो फोकस किया वो प्रॉपर्टीज पे की, ये एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट आए उनकी जो प्रॉपर्टीज हो वो क्रमशः सेम हो। ठीक है, तो आप सभी एलिमेंट्स को देख सकते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से आप सबको देख सकते हैं। और ये 0 ग्रुप जो दिखाया गया है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, ये तब ज्ञात नहीं थे इनके समय में, इसलिए इन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया था। और भी देखिए आप, इन्होंने बताया कि जगह भी छोड़ी थी, कहे तो एलिमेंट्स के आविष्कार हो रहे थे यानी खोज हो रही थी, तो इन्होंने उसके लिए स्पेस भी छोड़ा था। आप पूरी टेबल में, इनके पूरे पीरियडिक टेबल में देख सकते हैं जगह जगह पे स्पेस छोड़े गए हैं। जैसे आपको दिखाऊं स्पेस, तो आप देखिए पहला स्पेस यहाँ पे छोड़ा गया है, आप सेकंड में ही देख सकते हैं, यानी यहाँ पे देखिए सेकंड में, फर्स्ट ग्रुप में आप देखिए 9वें नंबर पे, सीरीज में 9वें नंबर पे जाइए, फर्स्ट ग्रुप में एक ही, सिर्फ एक बॉक्स में एक ही लिखा है सीजियम, लेकिन यहाँ पे नीचे जगह छोड़ी गई है, डॉट लगा हुआ है ना, डैश, वो जगह छोड़ी गई। फिर उसी के जस्ट आगे जाइए, बेरियम लिखा हुआ है 137.4, वहां भी जगह छूटी। फिर लैंथेनम यानी एलए के पास भी जगह छूटी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कई जगह छोड़े गए हैं, मतलब कि यही कि इन्हें पता था कि और भी एलिमेंट्स खोजे जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी इनमें से जो प्राप्त एलिमेंट है उनकी लगभग समान होगी, तो इसलिए उन्होंने जगह भी छोड़ दी थी कि अगर हम ये जगह छोड़ देते हैं तो भविष्य में जो साइंटिस्ट आएंगे उनको ज्यादा तामझाम ना करना पड़ेगा, और वो उन तत्वों को, जो तत्व खोजे जाए उनको सही से एक क्रम में रख सकें, इसलिए इन्होंने जगह छोड़ी थी। ठीक है, और देखिए क्या सभी, और नीचे देखेंगे आप तो एक यहाँ लिखा हुआ है हायर सैलाइन ऑक्साइड, मतलब ज्यादा क्षारीय बोल सकते हैं, ज्यादा क्षारीय। ठीक है, ज्यादा क्षारीय ऑक्साइड था। और नीचे हायर गैसियस हाइड्रोजन कंपाउंड, जो हाइड्रोजन कंपाउंड है हायर गैसियस, ज्यादा गैसियस कंपाउंड बना रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं RO2 कहे तो एक कंपाउंड को भी ध्यान में रखा गया कि कंपाउंड के गुण किस प्रकार के होंगे। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। और लास्ट में देखिए RO4,
तो कहने का मतलब ये कि ये थी इनकी पूरी पीरियाडिक टेबल, जो मेंडलीव ने अपना पीरियाडिक टेबल बनाया था। ठीक, तो एक लाइन में कहें तो इन्होंने अपने पीरियाडिक टेबल दिया जिसमें 8 ग्रुप और 7 आवर्त थे, जिसमें इन्होंने एटॉमिक नंबर को बढ़ता हुआ क्रम फॉलो किया। कहीं कहीं पे इन्होंने उसको इग्नोर भी किया, लेकिन बात करें तो इन्होंने इनका जो बेसिक रहा वो रहा तत्वों के प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जो तत्वों की सेम प्रॉपर्टीज रखे जो तत्व वो एक ग्रुप में आए। ये बात इन्होंने सबसे ज्यादा फॉलो इसी को कराया कि जो भी तत्व सेम ग्रुप सेम प्रॉपर्टीज रखें, यानी उनका सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उनका सेम केमिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण हो, उनका रासायनिक गुण से उनको इन्होंने एक ग्रुप में रखा। ठीक है, इस पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, जिसके लिए इनको जो भी करना पड़ा उसको इन्होंने खत्म किया। ठीक है, तो बात करें तो यही थी मेंडलीव की पूरी पीरियाडिक टेबल, यानी मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल यही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पीरियाडिक टेबल भी मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी कुछ भी बातें इस वीडियो में बताई गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसके अगला टॉपिक जो होगा हमारा उसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।